Yo, welcome to Physics with Vinay. Hi, I'm Vinay and I'm back. And आज के लेक्चर में we're going to cover Newton's laws from zero to JEE mains PYQs. PYQs भी करेंगे last few years and even थोड़े पहले वाले सालों के PYQs like 2020, 2019 जहाँ पे थोड़े से tougher type के questions होते थे. So we're going to cover the easier ones from the previous years as well as the tougher ones from the earlier years PYQs. So you'll be prepared for any sort of question that comes from this chapter in your JEE mains 2025. So I hope you're as excited as I am. Let's go. न्यूटन लॉस की बात करते हैं. सो कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m और उस पर कोई फोर्सेस लग रहे हैं F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं. द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द नेट फोर्स व्हिच इज द सम ऑफ ऑल द फोर्स वेक्टर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द पार्टिकल. तो ये मेरा न्यूटन्स लॉ है. ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ सब इसमें मिक्स्ड है इंफॉर्मेशन. एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, if object 1 applies a force this way, the object 2 will apply a force exactly opposite to it, all right, and equal magnitude. So action and reaction, matlab object 1 and 2 are applying forces on each other that are exactly equal in magnitude and opposite in direction. So these are my Newton's laws, all right. सबसे कॉमन जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटी. कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर फोर्स लगता है ग्रेविटी का, दैट इज mg वेक्टर, जो हमने काइनेमैटिक्स में ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है, ओके. दिस mg वेक्टर इज वर्टिकल. नाउ द कांसेप्ट ऑफ वर्टिकल इज बेसिकली द डायरेक्शन. वर्टिकल का डेफिनेशन इज द डायरेक्शन अलोंग द ग्रेविटी फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल का डेफिनेशन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल. ओके, ऑलराइट. द नेक्स्ट कॉमन फोर्स दैट वी एनकाउंटर इज अ नॉर्मल फोर्स. सो नॉर्मल फोर्स मतलब क्या कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ग्राउंड पे मास m है, ये मेरा एक फिक्स सरफेस है, एक तो ग्रेविटी लगेगा. Now the surface has to apply some force in order to prevent the block from accelerating down. अगर ये surface कोई force नहीं apply करता है तो block will accelerate due to gravity, but block तो equilibrium में है. Equilibrium मतलब net force is zero. So therefore there must be another force which we know as normal force, such that the resultant force is zero because the block is stationary. The block is in equilibrium. Equilibrium मतलब net force zero. So the normal force balances out mg. Okay. तो ये मेरा नॉर्मल फोर्स है. नॉर्मल फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इट्स ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स. द सरफेस विल नॉट पुल द ब्लॉक, इट विल ऑलवेज पुश द ब्लॉक. ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सो लेट्स से दिस इज 3 न्यूटन, sorry, this is 3 kg and let's say this is 1 kg and I apply let's say 8 Newton force and ये smooth surface है. Alright, तो ये स्मूथ सरफेस है, उस पर मैं एक 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ. तो सबसे पहले तो दे विल मूव टुगेदर एंड इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, सिस्टम का फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास व्हिच इज 4 kg व्हिच इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. राइट, सो आई एम जस्ट एनालाइजिंग दिस सिचुएशन, व्हाट ऑल दे कैन आस्क. मैं बोलता हूँ पहले तो एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं इस सिस्टम का व्हिच सिंपल 8/4. दूसरी चीज क्या पूछ सकते हैं, नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 1 kg. सो नॉर्मल फोर्स बिटवीन 3 kg एंड 1 kg. सो हियर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ FBD. FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जहां पे आई ड्रॉ ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट. तो ये बहुत ही एक कभी कभार मिसकंसेप्शन होता है कि FBD ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं, शुड वी ड्रॉ द फोर्स बाय द ऑब्जेक्ट? नो, इट इज ऑलवेज ऑल द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सपोज मैं 1 kg का FBD बनाता हूँ, तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. एक तो 10 न्यूटन लगेगा, ग्रेविटी g का वैल्यू 10 ले रहा हूं मैं, सो 1 into g is 10 न्यूटन. एक नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड लगेगा एंड एक नॉर्मल फोर्स बाय द 3 kg लगेगा. करेक्ट, और तो कुछ नहीं है. मैकेनिक्स में ग्रेविटी के अलावा सारे फोर्सेस हैव टू बी ड्यू टू कांटेक्ट. ठीक है, सो ये 8 न्यूटन इज नॉट इन कांटेक्ट विद 1 kg. अगर मैं एक हाथ से, मेरे हाथ से मैं 3 kg को पुश कर रहा हूं, मेरा हाथ इज नॉट इन कांटेक्ट विद 1 kg. सो 1 kg पे मेरे हाथ का फोर्स डायरेक्टली नहीं लगेगा. ठीक है, एनी फोर्स अदर देन ग्रेविटी हैज टू रिक्वायर कांटेक्ट. व्हाट इज 1 kg इन कांटेक्ट विद 3 kg? सो 3 kg विल अप्लाई अ फोर्स. कौन सा फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल फोर्स. सो नॉर्मल फोर्स लगाएगा 3 kg 1 kg पे. एंड नाउ आई कैन राइट द इक्विलिब्रियम, सॉरी आई कैन राइट द फोर्स इक्वेशन. वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है. सो आई कैन से नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड इज 10 न्यूटन. इफ दे आस्क यू दिस, इट्स सिंपल. व्हाट अबाउट नॉर्मल फोर्स बाय 3 kg? अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, कितना है, 2, शुड बी इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय द 3 kg डिवाइडेड बाय मास व्हिच इज 1 kg. राइट,
हमने किस पे फोर्स इक्वेशन लिखा है 1 kg पे, तो उसका मास आएगा. एंड देयरफॉर नॉर्मल फोर्स बाय 3 kg on 1 kg is 2 newtons. 2 into 1. Alright? And normal force by 1 kg on 3 kg is also 2 newtons to the left by Newton's third law. Okay? Alright. देख लो. Let's talk about a block on an inclined plane. Suppose एक block है on an inclined plane. स्मूथ है, अभी हम फ्रिक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं स्टार्टिंग में. We'll talk about friction later on. So मेरे पास एक ब्लॉक है, उसको रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है. So I want to find its acceleration and I want to find the normal force on the block. So basically FPD बनाते हैं. So FPD means I have to draw all the forces on the block. So I'm going to just make the horizontal. So generally जब inclined plane आता है, the best way to make the FPD is पहले horizontal बनाओ, vertical बनाओ. ठीक है? Then you draw the incline का surface. That is at an angle theta. Then you draw the normal, which is perpendicular to the incline. तो इससे काफी इजी हो जाता है to draw all the force vectors. अभी देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये थीटा है, this will become 90 minus theta. अब ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो this will become theta. So सारे alternate angles ऐसे बन जाएंगे. तो this is 90 minus theta, this is theta, this is 90 minus theta, this is theta, this is 90 minus theta. ठीक है? Okay. Now let's draw all the forces. Let me just draw this diagram again. तो जब भी फोर्सेस तुम ड्रॉ करते हो एफपीडी में, मेक श्योर द टेल्स ऑफ द वेक्टर्स आर एट द ओरिजिन. मतलब क्या कि यहाँ पे मैं mg ऐसे बनाऊंगा, टेल एट द ओरिजिन. फिर और क्या क्या लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर टू सरफेस लगेगा, टेल एट द ओरिजिन. बस ना, और कोई तो फोर्स है नहीं. ओके, अब ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा. ओके, सो नाउ आई नो कि इसका एक्सेलरेशन इज अलोंग द इंक्लाइन. तो अलोंग द इंक्लाइन मतलब इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है कोई भी फोर्स का. नॉर्मल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री. तो सबसे पहले फटाफट एक कंपोनेंट कैसे लेते हैं वो रिवाइज कर लेते हैं. सपोज मेरे पास एक ए वेक्टर है एंड ये कोई एक्सिस है, कोई भी एक्सिस है, एंड ए वेक्टर है, उसका मुझे कंपोनेंट चाहिए अलोंग दिस एक्सिस. द कंपोनेंट विल बी ए cos थीटा. That's it. That's all you have to remember. The component of a vector along an axis, any axis, along a line or any axis, whatever, is just the magnitude of the vector A into cos of the angle that the vector is making with that line. ठीक है, तो अब मुझे नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन कितना मिलेगा? 0, बिकॉज 90 डिग्री है, cos 90 इज 0. बचा ग्रेविटी. अब ये एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा. अब ग्रेविटी का कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन कितना होगा? mg into cos of whatever the angle is, which is 90 minus theta. So I will write mg into cos of 90 minus theta. This is the component of gravity along the incline. If I divide it by mass, then I will get the acceleration of the block, because acceleration of the block is only along the incline. ठीक है? So therefore my acceleration would be 90 minus cos of 90 minus theta is sin theta. So block का acceleration g sin theta हो जाएगा. What if they ask you normal force? Now perpendicular to the incline there is no motion. तो मतलब वहां पे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए. एक तो नॉर्मल फोर्स है और दूसरे डायरेक्शन में क्या है? mg का कंपोनेंट. mg का कंपोनेंट कितना है? mg into cos of whatever the angle is, which is theta. So I will say n should balance out. n एक ऊपर की तरफ है, mg cos theta नीचे की तरफ. They must cancel. तो उनका मैग्नीट्यूड्स मस्ट बैलेंस आउट. तो नॉर्मल फोर्स भी मुझे पता चल गया और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक भी पता चल गया. ओके, ऑलराइट, देख लो. Let's look at a JEE 2022 question. कि I have a horizontal force and it keeps this block in equilibrium. Force is equal to root x Newton, ऐसा दिया गया था. To keep this block at rest. 60 degrees पर incline है, smooth है, 200 grams दिया है. So find the value of x. FBD बनाते हैं. तो इस चैप्टर में कुछ भी डाउट आया, कुछ भी तुमको नहीं समझ में आ रहा है, draw the FBD. That's the first step that you have to do. तो क्या बोला मैंने? Horizontal, vertical. फिर incline and then the normal. ठीक है, so forces क्या क्या लग रहे हैं? एक mg, एक normal and मेरा external force. सबका tails at the origin. ठीक है, this incline is at 60 degree, तो ये 30, ये 60 and so on. ठीक है, ये भी 60, तो ये 30. ओके, अब along the incline अगर मैं forces balance करूं, so along the incline में क्यों force balance कर रहा हूं? I can balance forces along the incline and perpendicular to the incline. Perpendicular to the incline करूँगा तो एक unknown normal force आएगा, which I don't want. So along the incline करके hopefully I will get the answer. So along the incline force का let me take upwards as positive. कोई भी direction ले लो, ठीक है. Like you in your mind you can choose this as up
अपवर्ड्स इंक्लाइन एज एक्स एक्सिस, ऐसा चूज कर सकते हो। तो ये फोर्स का कंपोनेंट कितना है, F cos 60, और ये ग्रेविटी का कंपोनेंट आ रहा है वो कितना है, mg cos 30 बट इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो माइनस mg cos 30। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स बट दैट शुड बी 0 फॉर इक्विलिब्रियम। सो मेरे पास आ जाएगा F cos 30 should be equal to mg cos 30, F cos 60 is F by 2, mg cos 30 is root 3 by 2. So F should be equal to mg root 3. तो m मतलब कितना है, SI यूनिट्स में करते हैं 0.2 into 10 into root 3, तो ये बन जाएगा 2 root 3, मतलब बन जाएगा root 12. So my answer x का वैल्यू is 12. तो इस तरीके से अपन FPD बना के सॉल्व कर सकते हैं, देख लो। Let's talk about the next force that is very common, which is the tension force. तो tension force जो है, that is the force applied by a string. So suppose मेरे पास ऐसे दो ब्लॉक्स हैं, let's say 1 kg, 3 kg, and let's say मैं पुल करता हूँ इसको 8 न्यूटन से, सब स्मूथ है, okay? तो they are connected by a string, alright? तो अगर मैं this is a massless string. So what is tension? Tension is the force applied by a string on whatever is attached to it. तो अगर मैं इस सिस्टम को पुल करूं तो स्ट्रिंग इज टॉट, टॉट मतलब लूज नहीं, टॉट मतलब टाइट है, ठीक है? तो पूरा ब्लॉक्स एक साथ, पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा, करेक्ट? तो कितना फोर्स, कितना एक्सेलरेशन होगा, 8 Newton divided by the total mass, which is 4 kg. Because they are moving in the same acceleration, I can treat it as one body, 2 meter per second square. ठीक है? Now I want to calculate the tension in the string. ठीक है? So कोई भी एक ब्लॉक का FPD कंसिडर करता हूँ. Suppose मैं FPD कंसिडर किया 1 kg का. Okay? Now if I consider the FPD of 1 kg, तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहा है? एक तो नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड, एक ग्रेविटी, एंड एक tension. What is it in contact with? It is in contact with the string, so string must be applying a force. That force what we call as tension. तो एक tension, अब ये जो tension है that is a pulling force, ठीक है? String cannot push, it can only pull. Alright, so अगर मैं horizontal direction में देखूँ, vertical direction में तो force balance करेंगे, but horizontal direction में देखूँ, the acceleration of the 1 kg block is 2 should be equal to एक ही force, the tension divided by mass. So tension का value कितना हो गया? 2 Newton. So this is the string, this is the force that the string is applying on 1 kg. Will the string apply the same force on 3 kg? एक बार निकाल के देखते हैं। अगर मैं 3 kg का FPD बनाऊं तो ये 8 न्यूटन लग रहा है, पीछे टेंशन लग रहा है, एक नॉर्मल एंड एक mg, ठीक है? तो नॉर्मल एंड mg कैंसिल हो जाएंगे 3 kg पे, वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक 8 न्यूटन फोर्स है और एक द स्ट्रिंग इज पुलिंग 3 kg टू द लेफ्ट, राइट? सो लेट्स राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 है, सो 8 माइनस t, राइट हैंड साइड मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मैंने माना, बिकॉज एक्सेलरेशन राइट हैंड साइड में, बिकॉज नेट फोर्स राइट हैंड साइड में, तो इट इज जस्ट कन्वीनियंट टू टेक द सेम डायरेक्शन एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. सो एक्सेलरेशन मेरा 2 i कैप है, सो एक्स कंपोनेंट 2 है, पॉजिटिव 2, एंड नेट फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कितना है, 8 माइनस टी, पॉजिटिव 8 एंड ये माइनस टी है, तो रिजल्टेड 8 माइनस टी डिवाइड बाय 3. तो देखो क्या बनेगा, 8 माइनस टी 6, टी का वैल्यू क्या आ गया, फिर से 2 न्यूटन आ गया. सो बेसिकली द स्ट्रिंग इज अप्लाइंग द सेम फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स, and this is a property that we are going to remember कि a massless string has same tension throughout it. मतलब दोनों एंड्स पे जो कनेक्टेड है, दोनों एंड्स पे वो सेम टेंशन लगा है, ठीक है? अनलेस इन सम एक्सेप्शनल केसेस अगर तुम एक और थर्ड फोर्स से तुम यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग को पुल कर रहे हो या वहां पे कोई फ्रिक्शन है स्ट्रिंग एंड सम सरफेस के बीच में, तो ये नहीं होल्ड करेगा, बट we are not going to deal with that right now. So right now when a string is only connected between two blocks, then the massless string has the same tension throughout itself. इसका मतलब क्या है कि दोनों एंड पे the tension is going to be the same. Okay, tension मतलब क्या, string is applying the force on whatever is connected to it. All right, अच्छा देखिए, let's look at question from JEE 2024. तो मेरे पास 3 ब्लॉक्स है, 5 kg, 3 kg, 2 kg, सब किलोग्राम्स में, 80 न्यूटन से पुल कर रहा है, स्मूथ सरफेस है, टेंशन T1 T2 निकालना है. ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले वी विल फाइंड द एक्सेलरेशन. सो
because they're all moving in the same acceleration because the string is taut, tight string है, साथ में move कर रहा है. तो I can treat it as one body which is 5 plus 3, 8 plus 2, 10 kg, 80 Newton. Acceleration would be what? 8 meter per second square, right? Now if I consider the FBD, अब T1 is between 5 and 3, तो कोई भी एक ब्लॉक का कंसिडर करो. अगर मैं 5 kg का FBD कंसिडर करता हूँ तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ T1 लग रहा है, बाकी नॉर्मल एंड ग्रेविटी, तो वर्टिकल में वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट. So I can say my acceleration 8 should be equal to T1 by 5. So T1 should be 40 Newton. Simple. And अगर मैं 2 kg consider करूँ, I can even consider 3 kg, but let me consider 2 kg. तो राइट हैंड साइड में 80 न्यूटन लग रहा है, पीछे T2 लग रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बना रहा हूँ. Once again, acceleration is 8 should be net force, which is 80 minus T2. I'm taking right hand side as positive, divided by mass. तो T2 का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 16. 80 minus 16 is 64 Newton. Alright, so these are the two values. तुम 3 kg का FBD भी कंसिडर करोगे तो भी तुम निकाल सकते हो. ओके, देख लो. Let's do a question from 2024 जहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है. एक 1 kg ब्लॉक है कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. तो इस स्ट्रिंग को, ये पूरा स्ट्रिंग है मेरा, ठीक है, 1 kg से लेकर ऐसे सीलिंग तक, बट स्ट्रिंग को बीच में से एक हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स से पुल कर रहा है, ठीक है, such that this segment is vertical and this segment makes 45 degrees with the vertical. Alright, तो मुझे पूछा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा for this situation such that 1 kg is in equilibrium. G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ. तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले जो ये एक स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम नहीं होगा. Because we are pulling the midpoint or we are pulling some point of the string, we are pulling it. So फिर tension can change across these two segments of the string. ठीक है? Okay, string massless है. So what we will do is कि we know string massless है, so therefore we will draw the FBD of this point. इस point का FBD बनाते हैं. FBD of that point, let's call it P. Why? Because उसका mass 0 है. मासलेस अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मासलेस है मतलब मास नेग्लिजिबल है, तो उस पर द नेट फोर्स मस्ट बी 0 बिकॉज मास 0 है, राइट. सो कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए. मासलेस मतलब इट्स नॉट एक्चुअली 0 मास, इट्स नेग्लिजिबल मास. तो इस पॉइंट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ये टेंशन लगेगा नीचे वाला, वो टेंशन कितना हो जाएगा? दैट टेंशन हैज टू बैलेंस द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट. सो आई विल जस्ट डायरेक्टली राइट 10 न्यूटन डाउनवर्ड. Then there is an external force F, and then there is another tension here, let's call it T dash, which is unknown to me, at 45 degrees. Okay, now let's balance forces. So equilibrium I can balance forces in all directions. So suppose मैं ये x है, suppose ये y है. So x direction में अगर force balance करूँ तो T dash का component कितना आ जाएगा? ये भी 45 डिग्री है, so T dash cos 45 minus F should be 0, ठीक है. And vertical direction में balance करूँगा तो T dash अगेन cos 45 ऊपर की तरफ माइनस 10 न्यूटन शुड बी 0. T dash by root 2 is F, T dash by root 2 is 10 न्यूटन, F का वैल्यू 10 न्यूटन. ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन में इट वाज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द टेंशन हियर एंड हियर कैन चेंज. ऑलराइट, एंड जैसे कि ऊपर का टेंशन अगर पूछा गया तो T dash इज इक्वल टू 10 रूट 2 है ना. नीचे वाला सेगमेंट का टेंशन 10 है, ऊपर वाला 10 रूट 2 है. इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया टू शो यू कि टेंशन कैन चेंज इन अ मासलेस स्ट्रिंग इफ you pull it somewhere between. Okay, all right, देख लो. Now let's come to the most common situation of problem जहां पर tension plays an important role, which is the pulley problem. तो ये मेरे पास एक पुली है and this is a massless pulley. ठीक है, स्मूथ है. एक्चुअली यहाँ पे मासलेस बोलने की जरूरत नहीं है, बट स्मूथ है, ठीक है. लेटर ऑन मासलेस पुली विल बी, बट जनरली इस चैप्टर में वी अज्यूम पुलीज आर मासलेस, स्पेशली मूविंग पुलीज वो मासलेस होने पड़ेंगे इस चैप्टर में. वी विल सी लेटर ऑन. ये एक्चुअली पुली मासलेस होना जरूरी नहीं है, बट इट इज स्मूथ. सो बेसिकली स्मूथ का मतलब है कि एक ही स्ट्रिंग इस पुली के अराउंड जा रहा है एंड देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दैट स्ट्रिंग बिकॉज स्मूथ है. देयर इज नो फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, सो टेंशन सेम है. इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि इट इज सेम टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग. यहाँ पर भी टेंशन, यहाँ पर भी टेंशन सेम है. ऑलराइट, लेटर ऑन वी विल सी इन द चैप्टर रोटेशन कि जब देयर इज फ्रिक्शन इन्वॉल्व
then tension can change even in the massless string. वो बाद में अपन देखेंगे. Anyway, तो इस particular situation को analyze करने के लिए what we want to find out, what we can find out is the acceleration and the tension. These are the two unknowns. Okay, so let me just assume कि m2 is greater than m1, so we expect कि m2 is going to go down. Let's say with acceleration a, m1 will go up with the same acceleration. जितना m2 नीचे रहेगा उतना m1 ऊपर रहेगा because string का length constant है. ठीक है? All right, so FBD बनाते हैं, इस नीचे m2g लग रहा है, यहाँ पर m1g लग रहा है, correct? So for the m2 block, if I take downward as positive because acceleration downward है, तो it is convenient to take downward as positive. I can write acceleration is equal to downward direction में net force कितना है, m2g minus t divided by m2, correct? And for block m1, I can take different conventions for different blocks, doesn't matter. मतलब m1 के लिए मैं upward positive ले सकता हूँ, just because it is convenient, because acceleration उसका upward है. So acceleration would be equal to ऊपर की direction में tension, नीचे के डायरेक्शन में m1g, so t minus m1g divided by m1. अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. सो इन दोनों को इक्वेट करके टेंशन निकल जाएगा, टेंशन सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन निकल जाएगा. ठीक है, इसमें एक क्यूट मेथड भी है टू क्विकली गेट द एक्सेलरेशन विदाउट फाइंडिंग द टेंशन. व्हाट वी डू इज, ये जो m2g और m1g लग रहा है, you rotate the blocks and the strings such that it becomes in a straight line. तो मैं इस ये जो ब्लॉक है उसको मैं इस तरीके से रोटेट करूंगा तो ऐसा बन जाएगा. ठीक है, लेट मी जस्ट राइट इट दिस वे. तो जस्ट फिजिकली इमेजिन करो कि इसको मैंने ऐसे रोटेट किया, तो ब्लॉक भी रोटेट हुआ और उसके साथ साथ अपने को फोर्स भी रोटेट करना है. इट्स अ मैथमेटिकल ट्रिक. ओके, आई एम जस्ट शोइंग यू द ट्रिक. एंड m1 को उल्टा रोटेट करना है, m1 को इस तरीके से रोटेट करना है. ठीक है, सो जो m2g फोर्स नीचे लग रहा था वो भी राइट में लग रहा है, जो m1g फोर्स नीचे लग रहा था वो भी लेफ्ट में लग रहा है, और पुली को हटा तो आई जस्ट ओपन दिस अप इन अ स्ट्रेट लाइन ऐसे. ठीक है, अब आई कैन ट्रीट दिस एज वन सिंगल बॉडी. तो ये मेरा m2g हो जाएगा, ये मेरा m1g हो जाएगा. Now I can write just acceleration as m2g minus m1g, assuming m2 is greater than m1, so resultant force will be m2g minus m1g divided by total mass is m1 plus m2. Alright, so ये cute method is pretty useful, not just in this chapter, later on also. But ये cute method से you should be able to get the acceleration very quickly without calculating tension. या तो फिर इससे भी कर लो, कोई ऐसा big deal नहीं है. देखिए, let's do question from JEE 2024. काफी straightforward question है. Now that we know the cute method. So I have a pulley, two blocks, massless, smooth pulley है, and m1 greater than m2. Acceleration दिया गया क्वेश्चन में, ratio of the masses पूछा हुआ है. Very straightforward. ये m1 है, m1g लगेगा, ये m2g लगेगा, m1 greater than m2 दिया हुआ है. तो if I open it up, m1g फोर्स ऐसे लगेगा, ये m2 तो m2g फोर्स ऐसे लगेगा. Acceleration लेफ्ट में होगा because m1 is greater than m2, so acceleration g by 8 would be equal to m1g minus m2g divided by total mass. बस अभी अपने को क्या करना है, सिंपल अलजेब्रा करना. so therefore I'll have m1 divided by m2 is equal to 9 by 7. ठीक है, देख लो. Let's do a question from JEE 2023 that involves inclined plane and pulley combined. तो यहाँ पर क्या निकालना है, टेंशन निकालना है. यहाँ पे टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन लगेगा. ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर थीटा है इन जनरल, तो ग्रेविटी का कितना कंपोनेंट लगेगा अलोंग द इंक्लाइन. वी सॉ दैट, बट लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज इट अगेन. ये mg है, तो अलोंग द इंक्लाइन कितना लगेगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज mg sin थीटा. राइट, तो इसके अलोंग फोर्स लगने वाला है 40 न्यूटन इंटू साइन 60. राइट, एंड इसके अलोंग लगने वाला है 10 न्यूटन mg इंटू साइन 30, मतलब 5 न्यूटन. राइट, ओके, नाउ इट्स प्रीटी इजी. अगर इसका एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन तो सेम होना चाहिए दोनों का, राइट, बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय वन स्ट्रिंग. सो दिस इज मोर देन दिस, 20√3 इज मोर देन 5, तो ऐसे जाएगा. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना लिख सकता हूं मैं, 20√3 माइनस टेंशन डिवाइडेड बाय मास शुड बी इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन विच इज टेंशन ऊपर माइनस 5 न्यूटन नीचे डिवाइड बाय मास. बस ये फिर सॉल्व करके मेरे पास टेंशन आ जाएगा. तो देखो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम
20 root 3 minus t should be equal to 4t minus 20. So t would be equal to 20 into root 3 plus 1 divided by 4. divided by 5. मतलब 4 into root 3 plus 1 न्यूटन. ठीक है, तो ये मेरा टेंशन आ जाएगा इन द स्ट्रिंग. ऑलराइट, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जस्ट कंपोनेंट्स वगैरह में कुछ गलती मत करना. इसमें अगर एक्सेलरेशन पूछा गया, सपोज जस्ट लेट मी गिव यू अ जनरल सिचुएशन. सो दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, ये m1, ये m2. लेट्स से m2 इज ग्रेटर देन m1, or rather let me just say m2 sin theta 2 is greater than m1 sin theta 1, suppose. तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं, m2g sin theta 2 and m1g sin theta 1. ना अगर इसको एक्सेलरेशन निकालना है, एक तो इस तरीके से तो कर ही सकते हो, पहले टेंशन निकालो फिर वापस सब्स्टिट्यूट करके एक्सेलरेशन निकालो, बट यू कैन यूज द क्यूट मेथड टू गेट द एक्सेलरेशन डायरेक्टली. वंस अगेन जस्ट ओपन इट अप. यू हैव टू राइट द फोर्सेस अलोंग द स्ट्रिंग. तो mg का कंपोनेंट कितना अलोंग द स्ट्रिंग, m2g sin theta 2, और यहाँ पर m1g sin theta 1. तो ऐसा वैल्यूज दिया गया, सच ये कंडीशन है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, सो मतलब दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा. सो एक्सेलरेशन वुड बी m2g sin theta 2 minus m1g sin theta 1, which is the net force in this direction, divided by the total mass. Okay, so this is a way to do it using the cute method without solving for tension first, then getting acceleration. देख लो. Let's look at constraint equations, string constraints. So suppose मेरे पास इस तरीके से कुछ है, ऐसा है, let's say 2 blocks है 1 and 2. ठीक है, so this is a moving pulley. It's not fixed. ये fixed है, but this is a moving pulley. So let's say this is a massless pulley. इस चैप्टर में massless से लेंगे, and suppose smooth है, and I want to find the acceleration. Let's say mass is given for both the blocks. I want to find the acceleration of each block. ठीक है, तो यहाँ पर I cannot say कि इनका acceleration equal होगा. When they are connected by only one string, then I can say एक जितना नीचे रहेगा एक उतना दूसरा ऊपर जाएगा. But यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ. So what we do is we use the virtual work method, which is the quickest way to write the constraint equation. What this says is that the work done by tension, the total work done by tension is 0. इसका रीजन इज दैट द स्ट्रिंग इज मासलेस. एक्चुअली इसका रीजन वर्क पर एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पर और क्लियरली अपन बात कर सकते हैं. बट अगर मैं एकदम बेसिक सिचुएशन दूं, ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ s2 है, इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ s1 है, तो वर्क का डेफिनेशन पता होना चाहिए. इट इज f dot ds, where f is the force, ds is the displacement. So let's say इसका ds2 है, इसका ds1 है डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, इस पे टेंशन T ऐसे लग रहा है, इस पे T ऐसे लग रहा है, करेक्ट. तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 2 कितना हो जाएगा, माइनस T ds2, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में डॉट प्रोडक्ट में 180 डिग्री आ जाएगा, और इस पे प्लस T ds1. बट आई नो कि ds2 एंड ds1 इक्वल है. क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड बाय डॉट स्ट्रिंग, दे आर बोथ मूविंग टुगेदर, राइट. सो देयरफॉर ds2 ds1 इक्वल है, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो वर्क डन बाय टेंशन इज 0. मैंने ये इस सिंपल केस में प्रूव किया, बट वी विल एक्सेप्ट इट एज अ फैक्ट इवन फॉर सच पुली प्रॉब्लम्स. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई दिस. सो सपोज दिस goes down by ds1 and this goes up by ds2, suppose. ठीक है, तो इस पे लेट से टेंशन कुछ t है. ठीक है, तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा. तो ये अगर मैं स्ट्रिंग कंसिडर करूं तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t है. व्हाट अबाउट दिस स्ट्रिंग, इसमें कितना टेंशन है? नाउ इफ आई कंसिडर द एफबीडी ऑफ द मासलेस पुली, ये मासलेस पुली का एफबीडी कंसिडर कर रहा हूं. So if you consider the pulley plus the string around it, the semicircular string around it, ठीक है, किसका एफबीडी कंसिडर कर रहा हूं? पुली प्लस द स्ट्रिंग अराउंड इट. ऑलराइट, द सेमीसर्कुलर स्ट्रिंग, इतना पोर्शन, वो स्ट्रिंग का तो मास 0 है, करेक्ट. पुली का भी मास 0 है, तो नेट फोर्स पूरे सिस्टम का मास 0 है, तो नेट फोर्स ऑन इट शुड बी 0. अब क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? एक यहां से टेंशन लग रहा है, एक यहां से टेंशन लग रहा है. ये दोनों स्ट्रिंग कौन से? ये वाली. They are pulling this semicircular string up, and एक टेंशन नीचे लग रहा है, let's call it T dash in this string.
टोटल मास कितना है सिस्टम का, 0, नेट फोर्स 0, सो टी डैश मस्ट बैलेंस आउट टी प्लस टी टू टी। ओके, सो जो पुली के अराउंड स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसका रिजल्टेंट टेंशन इसमें आ जाएगा, तो इसमें टेंशन 2T होना चाहिए। ऑलराइट, सो ब्लॉक 2 पे टेंशन 2T। अब लेट्स राइट द वर्चुअल वर्क मेथड। अब ब्लॉक 1 पे टेंशन ऊपर लग रहा है, DS1 नीचे है, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -T DS1 प्लस इस पे 2T ऊपर लग रहा है, DS2 ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल। तुमको डॉट प्रोडक्ट तो याद है ना, A डॉट B इज AB cos थीटा, A and B are magnitudes, theta is the angle between the two vectors। तो यहाँ पर 2T and DS2 के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 1 बन जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2T into DS2, but that should be 0, total work done by tension should be 0। The work by tension we are writing on the blocks, ठीक है, so total work done by tension 0, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, DS1 is equal to 2DS2। अब अगर मैं टाइम से डिवाइड करूँ इसको, मतलब dt से डिवाइड कर दूँ, तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी का रिलेशन बन जाएगा। एक और बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन। तो दिस इज हाउ यू विल गेट द कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट मतलब द कंडीशन दैट द स्ट्रिंग लेंथ इज अ कांस्टेंट। यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट है, इसलिए DS1 DS2 इक्वल है। अगर स्ट्रिंग लेंथ चेंज होता रहेगा तो फिर ऑब्वियसली 2 और 1 का डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, बट इन दीज क्वेश्चंस वी आर अज्यूमिंग स्ट्रिंग लेंथ इज अ कांस्टेंट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ कंस्ट्रेंट। ओके, let's look at a couple of more examples on how to apply this string constraint। अच्छा, by the way, इस पे अपन ने constraint लिखा, बट acceleration कैसे निकालूं एक्चुअल, वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ब्लॉक 1 पे नीचे m1g लग रहा है, अभी जैसे ब्लॉक 1 है, आई हैव अज्यूम्ड उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो मैं एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड मानूंगा। नीचे m1g लग रहा है और ऊपर t, so I'll write my acceleration a1 should be equal to m1g minus t by m1। A2 को मैंने अपवर्ड्स माना, उस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक 2T और एक नीचे m2g। सो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, बिकॉज अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट माना तो उसका अपवर्ड एक्सेलरेशन है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, 2T minus m2g डिवाइड बाय मास। क्या किया मैंने यहाँ पर, एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2। व्हाट आई डिड इज आई रोट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन फर्स्ट, देन आई रोट एक्सेलरेशन एज नेट फोर्स बाय मास। This A1 was downward, so net force in the downward direction was m1g minus t divided by mass, should be equal to A2 into 2। So this is A2। A2 कैसे लिखा मैंने, A2 मैंने ऊपर माना, so therefore upward direction में net force is 2t minus m2g divided by mass would be give me A2 into 2। अब एक इक्वेशन में you will have to solve for tension, टेंशन वापस सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा सॉल्व करेंगे, तो दिस मे लुक अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट्स जस्ट डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाए। देखो, लेट्स लुक एट JEE 2022 का क्वेश्चन। अब दिखने में बहुत डरावना लग रहा है कि मेरे पास ऐसे 4 ब्लॉक्स है। क्वेश्चन में बोला गया था सबका एक्सेलरेशन A1 A2 A3 A4 डाउनवर्ड्स, एंड आई वांट टू राइट द कंस्ट्रेंट इक्वेशन फॉर द एक्सेलरेशन, और ऑप्शंस दिए गए थे, ठीक है। सो दिखने में डरावना है, बट एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। So first of all we have to just write down the tensions। So कोई भी एक स्ट्रिंग पे टेंशन T मान लो, अगर मैं यहाँ पे टेंशन T मानता हूँ तो यहाँ पर भी टेंशन T, तो ये 2T बन जाएगा, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे टेंशन T मानता तो ये भी टेंशन T, पर फिर ये T/2 T/2 होता, that is also okay, you will get the final answer as same, because पुली के बीच वाले स्ट्रिंग में डबल टेंशन होता है compared to the outer, compared to the string going around it, okay। So it's just convenient to not deal with fractions, so that's why I started with this। ये tension T, ये 2T। अब ये 2T एक ही string है, यहाँ पर भी 2T, so इस पुली के अराउंड 2T है, तो यहाँ पर 4T, तो यहाँ पर भी 4T, ठीक है, okay। Now let's start writing the constraint relation। तो इसका acceleration A1 डाउनवर्ड है। अब जैसे मैंने लिखा था TDS1 प्लस TDS2, ऐसा जो भी मैंने लिखा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, उसको मैं डायरेक्टली पहले से ही dt से डिवाइड करके, बिकॉज अल्टीमेटली 0 है, राइट। सो dt से डिवाइड करना हूँ, डायरेक्ट टेंशन इनटू वेलोसिटी का रिलेशन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। एंड देन वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली मैं टेंशन इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, ओके। आई डोंट हैव टू डू t इनटू ds, आई कैन जस्ट डू t इनटू a, ऑलराइट। सो ऊपर 4T नीचे A1, तो -4T इंटू A1, लाइक आई सेड, यहाँ पर अगर मैंने DS1 माना होता तो वर्क डन वुड बी -4T इंटू DS1, बट देन उसको डिफरेंशिएट करता तो वेलोसिटी आता, फिर से डिफरेंशिएट करता तो
एक्सेलरेशन होता है, करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ टू सेव टाइम। फिर ये ब्लॉक, अब इसका एक्सेलरेशन a2 नीचे है, ऊपर 2t नीचे a2, सो माइनस 2t a2, फिर ऊपर t नीचे a3, नाउ यू कैन इमेजिन इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऊपर t नीचे a4 एंड दैट इज इट। सो 4a1 plus 2a2 plus a3 plus a4 is 0. This was one of the options and this is correct. Alright, that's pretty much it. तो देख के डरना नहीं है, एक्चुअली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, टेंशंस केयरफुली लिख लेना, बाकी सिंपल देख लो। Let's do a question that came in JEE 2024. It's a nice question and a lot of students were not able to do this correctly in the exam. So let's take a look at this question. तो मेरे पास एक inclined plane है, smooth है, जिसपे ऊपर एक 2 kg block है connected by a string. The string is going around a massless pulley, movable, connecting to the ceiling. और यहाँ से एक टंगा हुआ एक 4 kg का block, right? तो मुझे acceleration of 2 kg निकालना है, और acceleration options में g के terms में था, like g by 8, g by 6, ऐसा कुछ options थे. Alright, so first thing in such questions is to write the constraint equation. तो suppose I take कि इसका acceleration let's say कुछ a है and इसका acceleration कुछ a dash है, ऐसा बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टेंशन t मानूँ तो ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t होगा, यहाँ पे भी t, यहाँ पे भी t, तो यहाँ पर कितना 2t, राइट। तो अभी कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर t इंटू a डैश, बिकॉज टेंशन एंड a डैश आर इन द सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर माइनस 2t बिकॉज 2t ऊपर है और a नीचे है, सो माइनस 2t इंटू a शुड बी 0. सी आई कुड हैव अज्यूम्ड a डैश डाउनवर्ड आल्सो, ऑटोमेटिक फाइनल आंसर में a डैश नेगेटिव आता, ठीक है। ऑलराइट, अगर मैं ऐसा भी हो सकता है a डैश नीचे a ऊपर, वो भी अज्यूम कर सकता हूँ, जो भी है तुमको कंसिस्टेंट रहना है, जो कंस्ट्रेंट में अज्यूम किया डायरेक्शन वही फिर फोर्स इक्वेशन के लिए यूज करना। ओके, सो मेरे पास क्या इक्वेशन आ गया, a डैश इज इक्वल टू 2a। अब a डैश का वैल्यू लिखते हैं। अब a डैश पे 2 kg पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, इस 2 kg पे एक टेंशन लग रहा है और नीचे एक mg sin थीटा लगेगा, वी नो ग्रेविटी का कंपोनेंट इज mg sin थीटा, तो दैट विल बी 2g sin 30 मतलब बाय 2, करेक्ट। So net force would be t minus g in the upward direction, because upward direction में मैंने acceleration माना। So t minus g by 2 mass should be equal to twice of, अब acceleration of 4 kg, नीचे कितना लग रहा है 4g और ऊपर 2t, so 4g minus 2t divided by mass. All right, तो अब you have to see कि बस अभी कैलकुलेशन करना है। तो मेरे पास आ जाएगा t माइनस जी शुड बी इक्वल टू 4g माइनस 2t, तो मेरे पास टेंशन 3t इज इक्वल टू 5g आ जाएगा। सो टेंशन इज 5g बाई 3 और मुझे चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक, सो दिस इज t माइनस जी बाई 2। सो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक वुड बी a डैश वुड बी t विच इज 5g बाई 3 माइनस g डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा g बाई 3। Alright, तो इस तरीके से करना है। तो lot of people were not able to do this or took a lot of time to do this, but hopefully you will be able to do such type of questions quickly in a methodical manner. देख लो। Let's talk about a massive rope. Massive मतलब मास उसका कुछ है। अभी तक हमने जो भी स्ट्रिंग से डील किया वो सब मासलेस थे, तो यहाँ पर you have a massive rope मतलब मास इज नॉट 0। तो सपोज मेरे पास एक रोप हैंगिंग है, ठीक है, लेट्स से उसका मास m है और टोटल लेंथ l है। सो दे कैन आस्क यू टू फाइंड द टेंशन एट अ डिस्टेंस x। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज टेंशन एट अ डिस्टेंस x, व्हाट डज टेंशन इनसाइड द रोप मीन। तो यहाँ पर टेंशन का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे मैं टेंशन पूछूं तो इट इज द फोर्स बाय द अपर पोर्शन ऑफ द रोप ऑन द लोअर पोर्शन, ठीक है, इट इज द फोर्स बाय द अपर पोर्शन ऑफ द रोप ऑन द लोअर पोर्शन। तो अगर मैं लोअर पोर्शन का FBD बनूं तो नीचे तो कुछ है नहीं, राइट, यहां पर टेंशन 0 है। if I ask you what is the tension at the bottom point, it is 0 because there is nothing attached to the rope at that bottom point. Tension मतलब the rope has to be applying some force at that point. So यहां पर कोई फोर्स नहीं है, यहां पर टेंशन T है because the upper portion is pulling the lower portion by some force which is called the tension. And ग्रेविटी लगेगा, कितना ग्रेविटी लगेगा, इसका मास कितना होगा, लेंथ l में मास m है तो x में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड m बाई l इंटू एक्स इंटू जी, तो इतना मास का वेट mx बाई lg नीचे लगेगा।
Now this is in equilibrium, so therefore I can just directly write tension is equal to mgx by L. So this tension is a variable, tension is a function of x, ठीक है. तो जैसे जैसे x जाएगा, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ते जाएगा. एंड हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पर टेंशन कितना हो जाएगा, x का वैल्यू L डाल दो तो टेंशन का वैल्यू कितना आ जाएगा mg, which is to be expected. We could have directly said that. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन है, the tension has to simply balance the entire weight of the rope, right? So the ceiling is applying a tension of, let's call it T naught, a value that is entirely the weight of the rope. ठीक है, देखिए. Let's look at a very simple question that came in JEE 2024. A body of weight 200 Newton is suspended from a tree branch through a chain of mass 10 kg. Branch pulls the chain with a force of how much? तो सिंपल है, ये ब्रांच है मेरा, ठीक है, यहाँ पे चेन है एंड एक ब्लॉक अटैच्ड है. तो ब्लॉक का वेट कितना है 200 न्यूटन एंड चेन मास 10 kg, मतलब जी का वैल्यू 10 दिया था तो 100 न्यूटन. तो अब यहाँ पर फोर्स क्या है, टेंशन पूछा है बेसिकली एट द ब्रांच. सो हाउ मच फोर्स इज द ब्रांच अप्लाइंग ऑन दिस चेन, हाउ मच फोर्स विल इट अप्लाई. इफ आई कंसिडर द सिस्टम ऑफ द चेन प्लस द ब्लॉक, द force by the branch has to balance out the gravity, which is 300 Newton, and that is your answer. ठीक है, very simple. All right. अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूं, ये नहीं पूछा गया था जेईई मेंस में, बट अगर सपोज मैं मॉडिफिकेशन करके तुमको बताओ कि व्हाट इज द टेंशन एट द मिड पॉइंट. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ द चेन. So what is tension? Tension का मतलब क्या? How much force is the upper portion of the chain applying on the lower portion, or vice versa, because दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे एक्शन रिएक्शन, राइट. सो जहां पे भी तुमको टेंशन पूछा गया है चेन में, वहां पर तुम डिवाइड द चेन इनटू टू पार्ट्स एंड देन ड्रॉ द एफबीडी ऑफ वन पार्ट. सो इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस पोर्शन, नीचे का पूरा पोर्शन, तो द टेंशन हियर by the upper portion on the lower portion, the tension must balance out the weight of this entire system, correct? तो कितना weight है, पूरे चेन का 100 न्यूटन weight है, तो आधे चेन का 50 और इसका तो 200 न्यूटन. So tension at the midpoint would be 250 न्यूटन. ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बट पूछा जा सकता है. All right, देख लो. Let's do a very old question from 2013, but it's a nice question, so I picked this question. तो यहाँ पे मेरे पास दो ब्लॉक्स है कनेक्टेड बाय अ रॉड. 8 kg रॉड का मास है, ब्लॉक का मास 20 kg, ये ब्लॉक का मास 12 kg एंड 480 न्यूटन से ऊपर अपन उसको एक्सेलरेट कर रहे थे. पूछा गया टेंशन एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड. इट्स अ नाइस क्वेश्चन बिकॉज दिस सिस्टम इज नाउ एक्सेलरेटिंग, इट्स नॉट इन इक्विलिब्रियम, इट्स एक्सेलरेटिंग. सबसे पहले लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, द एक्सेलरेशन वुड बी 480 और नीचे कितना लग रहा है, डोंट फॉरगेट ग्रेविटी भी है, ठीक है. तो कितना लग रहा है, 20 + 8 + 12 इज 40 kg, तो 400 न्यूटन्स लग रहा है नीचे, डिवाइड बाय टोटल मास विच इज 40 kg. तो ये बन जाएगा मेरा 2 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन. अब मुझे चाहिए टेंशन एट द मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट पे इफ आई जस्ट डिवाइड इतने पोर्शन का एफपीडी कंसिडर करो, आई कैन इवन कंसिडर द एफपीडी ऑफ द अपर पोर्शन, बट लेट मी कंसिडर द एफपीडी ऑफ द लोअर पोर्शन. तो दिस इज आधे रॉड का मास कितना होगा, 4 kg और ये है 12 kg. तो इसके एफबीडी में एक टेंशन लगेगा और एक नीचे कितना फोर्स लगेगा, 12 + 4 16, मतलब 160 न्यूटन ग्रेविटी. सो आई विल राइट T - 160 डिवाइड बाय द टोटल मास 16 शुड बी द एक्सेलरेशन. तो मेरे पास टेंशन आ जाएगा 192 न्यूटन्स. ठीक है, सो इट्स अ नाइस क्वेश्चन. देख लो, लेट्स लुक एट अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम. यहाँ पे मंकी इज क्लाइंबिंग और समवन इज क्लाइंबिंग ऑन अ रोप. तो जैसे कि मेरे पास एक मासलेस रोप है, ठीक है, आई एम गोइंग टू कंसीडर अ मासलेस रोप एंड सपोज मंकी है, राइट, एंड द मंकी इज क्लाइंबिंग अप. सो लेट्स से मंकी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से मंकी का मास इज 50 kg, 40 kg ले लेता हूँ, एंड लेट्स से इट्स क्लाइंबिंग अप विद एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड². ठीक है, तो मुझे पूछा है कि कितना फोर्स मंकी को लगाना पड़ेगा ऑन द रोप. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द मंकी पुल्स द रोप विद सम फोर्स with its hands, the rope will pull it back up with the same force, same magnitude of force, Newton's third law, action reaction, correct. तो जो रोप मंकी पे फोर्स लगा रहा है
वो कौन सा फोर्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, टेंशन। एनी फोर्स द रोप इज अप्लाइंग ऑन एनीथिंग इज द टेंशन, राइट। सो जितना फोर्स मंकी रोप पे लगाता है वही फोर्स रोप का टेंशन बन जाता है। सो इफ आई ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द मंकी, उस पे एक टेंशन टी लगेगा यहाँ पर, जहां पर भी wherever it is grabbing the rope and climbing, एंड एक ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी कितना लगेगा, 400 न्यूटन लगेगा। सो लेट्स राइट द इक्वेशन। आई वांट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, सो दिस विल बिकम t माइनस 400 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। सो टेंशन बन जाएगा 80, सो 480 न्यूटन्स, ठीक है। तो इस तरीके से यू विल गेट द टेंशन। नाउ वेयर इज दिस टेंशन, द टेंशन इज इन द अपर पोर्शन ऑफ द रोप। लोअर पोर्शन में द टेंशन इज 0, बिकॉज यहां पर कुछ भी अटैच्ड नहीं है, राइट, यहां पर कुछ भी अटैच्ड नहीं है। सो फ्री एंड पे, रिमेंबर दिस इज द फ्री एंड पर मतलब वेयर नथिंग इज अटैच्ड, देयर इज नो फोर्स बीइंग अप्लाइड ऑन द रोप, देयरफॉर देयर इज नो फोर्स बीइंग अप्लाइड बाय द रोप, न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो इतने पोर्शन, जो लोअर पोर्शन है उसमें टेंशन 0, अपर पोर्शन में टेंशन इज 480 न्यूटन्स। ओके, देख लो। लेट्स डू अ क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2022। तो ऐसा है कि अ मंकी ऑफ मास 50 kg क्लाइम्स अ रोप व्हिच कैन विथस्टैंड मैक्स टेंशन ऑफ 350 न्यूटन। इसका मतलब उस रोप में मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, 350 न्यूटन, ठीक है। रोप को अपन मासलेस मानेंगे, कुछ बोला नहीं गया। तो मैक्सिमम टेंशन मतलब क्या, उससे ज्यादा टेंशन अप्लाई करने की कोशिश की तो रोप विल ब्रेक, ठीक है। सो ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। मंकी कैन नॉट क्लाइंब अप विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, इट कैन नॉट क्लाइंब डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा सब दिया गया है, ठीक है। सो लेट्स सी कि सपोज मंकी इज क्लाइंबिंग अप, ठीक है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ऊपर एक टेंशन लगेगा और नीचे क्या लगेगा, 500 न्यूटन, ठीक है, ग्रेविटी। सो आई कैन राइट माय एक्सेलरेशन इज t minus 500 if it's climbing up divided by 50, करेक्ट। सो मेरे पास टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 350, करेक्ट। तो सबसे पहले तो कैन द मंकी इवन क्लाइंब अप, नो इट कैन नॉट। मंकी कैन नॉट इवन स्टे इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि अगर मंकी इक्विलिब्रियम में भी रहेगा तो टेंशन हैज टू बैलेंस आउट द वेट व्हिच इज 500 न्यूटन, ठीक है। सो मंकी कैन सिंपली नॉट क्लाइंब अप विद एनी एक्सेलरेशन बिकॉज द स्ट्रिंग विल ब्रेक, ठीक है। सो correct answer is this: monkey cannot climb up with acceleration 5 meter per second squared. But let's also analyze the other options also. ये ऑप्शन तो ऑब्वियसली गलत है बिकॉज टेंशन से क्लाइंबिंग अप हो ही नहीं सकता, टेंशन की बात ही नहीं करेंगे अपन। एंड व्हाइल क्लाइंबिंग डाउन with 4 meter per second squared, what will the tension be? Let's look at that. तो अगर वो नीचे क्लाइंब कर रहा है, monkey is climbing down, ठीक है, तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, एक तो 500 न्यूटन एंड अगेन टेंशन टी अपवर्ड्स, ठीक है। सो आई विल हैव 500 minus t divided by 50 will be my downward acceleration, correct। so अगर बोला गया कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है तो टेंशन कितना हो जाएगा, 4 मतलब 200 मतलब 300 न्यूटन। इज दिस अलाउड, यस, बिकॉज इट इज लेस देन 350। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज द मंकी कैन क्लाइंब डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो एंड उस केस में टेंशन कितना होगा, 350, तो ये भी गलत है। ऑल राइट, तो इस तरीके से अपन सारे ऑप्शंस एनालाइज कर सकते हैं। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। So non-inertial frames are frames that are accelerating with respect to the ground frame. मतलब क्या कि सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, लेट्स से उसका मास 5 kg है, एंड उस पर अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ, लेट्स से 20 न्यूटन, स्मूथ है, तो इसका एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट वी नो दैट एक्सेलरेशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, सो वी हैव टू स्पेसिफाई कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है इस एक्सेलरेशन को एज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो जनरली दैट मीन्स दैट देयर इज एन इमेजिनरी ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। बट what if this observer is also moving, let's say observer is accelerating at let's say 1 meter per second square, ठीक है। तो
सबसे पहले तो न्यूटन्स लॉज है, they are not valid in non-inertial frame. So what is non-inertial frame? This observer is accelerating with respect to ground. That observer will be called a non-inertial frames. So technically Newton's laws are not valid in non-inertial frames, but we can make it mathematically valid by introducing the concept of a pseudo force. तो क्या करते हैं अपन, सी जैसे कि इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, फोर्स तो 20 न्यूटन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे नहीं डिपेंड करता है। अगर मैंने इस बोर्ड को कोई 20 न्यूटन से पुश किया तो कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरा फोर्स तो 20 न्यूटन ही लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। सो इसको लगेगा कि सिर्फ 20 न्यूटन लग रहा है, बट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। So Newton's law will not be valid, but to make it mathematically valid, we introduce an imaginary force called a pseudo force. So pseudo force is given by mass of the object जिस पे हम FPD बना रहे हैं into acceleration of the frame, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड जो डायरेक्शन है is opposite to the acceleration of the frame, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहां पर इसका एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इस ब्लॉक पे 5 kg के एफपीडी में इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम एक तो 20 न्यूटन लग रहा है, बट अभी एक सूडो फोर्स लगेगा, वो सूडो फोर्स का कितना मास, कितना वैल्यू होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 5 kg इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विच इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, मतलब एक्सेलरेट तो राइट में कर रहा है तो लेफ्ट में लगेगा, कितना लगेगा, 5 न्यूटन, राइट। नाउ लेट्स सी, लेट्स अप्लाई द न्यूटन्स लॉ कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द नॉन इनर्शियल फ्रेम शुड बी 20 - 5 डिवाइडेड बाय द मास, कितना आ रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज रिलेटिव to the accelerating observer. Is that correct? Yes. क्योंकि काइनेमेटिक्स से तो मुझे पता है ना, 4 - 1 is 3 and Newton's law से भी वही 3 आया, provided you introduce an imaginary pseudo force in the FBD of the block. ठीक है, देखो, let's look at an example in pulley problems. So let's say कि this elevator is accelerating up with some a naught, ठीक है, और मुझे निकालना है, I want to find the acceleration of the blocks relative to the elevator. Suppose ये निकालना है, ठीक है, तो best way is to go in the frame of the elevator. The elevator is accelerating with respect to ground frame, so it is a non-inertial frame. So elevator के frame में, in addition to the real forces which is gravity and tension, we also have to draw the pseudo force. एक तो फोर्स लग रहा है m1g, करेक्ट, बट एक सूडो फोर्स पे लगेगा। सूडो का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट जिसका एफपीडी बना रहे हैं। तो अगर मैं m1 की बात करूं तो उसका मास m1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम विच इज a0 एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर a0 ऊपर है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, m1 a0, ये मेरा सूडो बन गया, एंड यहाँ पर अगेन m2 a0, ऑलराइट। अब एलिवेटर के फ्रेम में एलिवेटर स्टेशनरी है, मतलब पुली स्टेशनरी हो गया, राइट, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी नो how to solve. Basically what happens is mathematically it looks like the force is m1 into g plus a0, m2 into g plus a0, ठीक है। तो it's like g has been replaced by g plus a0 in a very simple pulley problem, and इस pulley problem को अपने को क्यूट मेथड से करना आता है। क्या करेंगे अपन, ओपन कर देंगे, let's say m2 is greater than m1, क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो let's open it up। तो फोर्स जो m2 into g plus a0 नीचे लग रहा था वो भी राइट में लगेगा, और जो m1 into g plus a0 नीचे लग रहा था वो भी लेफ्ट में लगेगा। तो एक्सेलरेशन, this acceleration that we are going to find out is in which frame, in the frame in which we have drawn the FBD, which is elevator frame, वही अपने को चाहिए। So A relative would be net force m2 into g plus a0 minus m1 into g plus a0 divided by the total mass.
तो ये मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। ओके, ऑलराइट, देख लो। लेट्स लुक एट अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पर एक ब्लॉक है, मास m, यानी एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा? सो आई कैन डू दिस इन द ग्राउंड फ्रेम आल्सो। नॉर्मल फोर्स बाय द एलिवेटर में रखा हुआ ब्लॉक, एंड नॉर्मल फोर्स बाय द एलिवेटर ऑन द ब्लॉक पूछा गया। आई कैन डू दिस इन द ग्राउंड फ्रेम आल्सो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट लेट मी जस्ट डू इट इन द फ्रेम ऑफ द एलिवेटर। तो एलिवेटर के फ्रेम में ब्लॉक के एफबीडी में क्या क्या लगेगा? एक mg, एंड नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, राइट। So therefore the normal force, एलिवेटर के फ्रेम में ब्लॉक स्टेशनरी है, तो नॉर्मल फोर्स हैज टू बैलेंस आउट these two forces। ये मेरा नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। नाउ कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा सेटअप दे सकते हैं जहां पर एक वेइंग मशीन है। तो दिस इज अ वेइंग मशीन। सो व्हाट हैपेंस इज, वेइंग मशीन का जो रीडिंग होता है दैट इज द नॉर्मल फोर्स, इट्स नॉट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट्स द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। So when the elevator is accelerating upwards with a naught, the reading is going to be this is going to be the reading of the weighing machine। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, let's say this is going up with 3 meter per second squared, and let's say मेरे पास 5 kg का ब्लॉक है, यानी वेइंग मशीन, ठीक है। सो वेइंग मशीन इज गोइंग टू बी, वेइंग मशीन का रीडिंग कितना होगा? द रीडिंग इज गोइंग टू बी जनरली किलोग्राम्स में, मतलब किलोग्राम्स में रीडिंग देते हैं। सो सपोज यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 5 इंटू जी प्लस ए नॉट, तो 65 न्यूटन हो जाएगा। सो बेसिकली यू विल से कि द रीडिंग जनरली किलोग्राम में कन्वर्ट करके देता है, दैट विल बी 6.5 kg, ऐसे, ठीक है। मतलब जी से डिवाइड करके जनरली रीडिंग बोलते हैं, ओके। देख लो, let's look at a question from JEE 2022। A block is placed inside a box, the box descends vertically with acceleration a। तो मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें एक ब्लॉक है, and let's say इसका मास m है, ये it is descending with acceleration a। The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the box, find a। Now we can do this in the ground frame, but let me just show it to you in the non-inertial frame of the box, ठीक है, just so that we can get a practice of pseudo force। तो जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा इन द एलिवेटर फ्रेम, इन द बॉक्स फ्रेम, करेक्ट। सो बॉक्स के फ्रेम में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक नीचे mg, एक नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg/4 दिया हुआ, क्योंकि क्या बोला गया? ब्लॉक एक्सर्ट्स फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट ऑन द बॉक्स। ब्लॉक और बॉक्स के बीच में कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स, राइट। सो दिस इज mg/4, एंड इन द बॉक्स फ्रेम वी आल्सो हैव टू ड्रॉ व्हिच फोर्स? सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स मतलब क्या? मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन नीचे है तो सूडो फोर्स ऊपर होगा, ठीक है। तो m इज माय सूडो फोर्स। अब बॉक्स के फ्रेम में ब्लॉक जो है वो तो स्टेशनरी है, बस फोर्सेस बैलेंस करने हैं। तो I'll have ma plus mg/4 शुड बी इक्वल टू mg। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3g/4, ठीक है। देख लो, लेट्स टॉक अबाउट स्प्रिंग्स। तो स्प्रिंग जो है, सपोज एक स्प्रिंग है, मासलेस बात कर रहे हैं हम लोग, इट्स अ मासलेस स्प्रिंग, मतलब वेरी लाइट स्प्रिंग कनेक्टेड टू ए ब्लॉक, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक को मैंने x डिस्टेंस से पुल किया, द स्प्रिंग विल अप्लाई अ फोर्स ऑफ kx, वेयर k इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड दिस इज रिलेशन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। So spring is applying a force opposite to the displacement। मतलब अगर मैंने इसको राइट में पुल किया तो स्प्रिंग का फोर्स लेफ्ट में है, ठीक है। एंड अगर मैंने ये ओरिजिनली ये नेचुरल लेंथ, so natural length of the spring, natural length मतलब जहां पे spring force is 0, okay। so natural length पे spring का force 0 है, but if you pull the spring to the right by distance x, the spring will pull the block to the left with a force of kx, and if you compress the spring from the natural length, ये मेरा natural length है जिसको मैं nl से represent कर रहा हूँ, if you compress it then the spring will push back with the same magnitude of force kx। so spring is trying to restore its natural length। अगर तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो वो पुश बैक करेगा, अगर तुमने स्प्रिंग को पुल किया तो वापस तुमको पुल करेगा, ऑलराइट। और कितने फोर्स से करेगा? kx,
ओके, तो इस पे किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं देखते हैं। लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन दैट केम इन JEE 2021। मेरे पास दो particles है mass m के connected by a spring and the left mass b is being pulled by force F. If A has an acceleration of a to the right, find the acceleration of b. अब सबसे पहले तो you should realize कि why will A have an acceleration to the right? इसका मतलब कि स्प्रिंग कुछ फोर्स लगाता होगा, तो स्प्रिंग कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, राइट में लगाता होगा ना। तो इस पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो स्प्रिंग मस्ट बी अंडर कंप्रेशन, राइट, फॉर सम रीजन द स्प्रिंग इज अंडर कंप्रेशन। वो क्यों कंप्रेशन में, वो सब अपने को वी आर नॉट कंसर्न्ड विद दैट। बोला गया क्वेश्चन में कि ए हैज एन एक्सेलरेशन टू द राइट, ठीक है। तो स्प्रिंग इज अंडर कंप्रेशन, तो ही एक पुशिंग फोर्स लगेगा, राइट। नाउ जस्ट लाइक मासलेस स्प्रिंग्स, मासलेस स्प्रिंग आल्सो हैज द सेम फोर्स throughout the spring। मतलब क्या, it will apply the same force at both its ends। remember massless string जब था अपने पास, तो it used to apply same force, same tension at both its ends, right। वैसे ही यहाँ पे जो spring force है वो भी massless spring के लिए same होगा दोनों एंड पे। तो अगर A पे इस तरीके से लगा रहा है तो B पे ऐसे फोर्स लगाएगा, compressed है तो it will apply a force, and same force लगाएगा तो MA फोर्स लगाएगा, ठीक है। and external force F भी है, so B पे अभी क्या क्या फोर्स लग रहा है, B पे एक F और एक ma, so I'll have F plus ma divided by mass of B should be acceleration of B, ठीक है। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, देख लो। Now one very important property about springs is कि अगर तुमने कोई स्प्रिंग्स है सिस्टम में, जैसे कि सपोज मेरे पास ऐसा है, लेट्स से 1 kg 2 kg और ये लेट से 3 kg, या ऐसा बोल देता हूँ, ये 2 kg बोलता हूँ, चलो सपोज ऐसा है, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड आउट कि अगर मैंने इसको कट किया तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि स्प्रिंग फोर्स, लेट मी राइट दिस, डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली। इसका मतलब क्या कि जस्ट बिफोर कटिंग एंड जस्ट आफ्टर कटिंग जो स्प्रिंग फोर्स है वही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इफ इट सडनली चेंजेस, मतलब द ब्लॉक्स दैट आर कनेक्टेड टू द स्प्रिंग्स, दे हैव टू गेट सडनली डिस्प्लेस्ड। They cannot have a finite displacement in zero time है, तो उसका मतलब तो infinite velocity हो जाएगा, वो तो possible है नहीं। So the conclusion is that the spring force does not change instantaneously। उसका मतलब क्या, what does it imply? कि अगर मैंने इसको यहाँ पे कट किया तो जो स्प्रिंग फोर्स जस्ट बिफोर कटिंग था वही स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग भी होगा, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कटिंग ये इक्विलिब्रियम है, लेट्स से कि इनिशियली इट इज इन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन में बोला गया, ऑलराइट। तो व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स हियर, the spring force has to balance the weight, correct। so spring force is 20 न्यूटन, इस एंड पे 20 है तो इस एंड पे भी 20 न्यूटन है, राइट, बिकॉज वी सॉ मासलेस स्प्रिंग, अपन मासलेस ही मानेंगे, स्प्रिंग मासलेस स्प्रिंग्स अप्लाई द सेम फोर्स एट बोथ इट्स एंड्स, ऑलराइट। अच्छा, तो अभी मैंने इसको कट कर दिया तो क्या होने वाला है, इफ आई रीड्रॉ द डायग्राम, दिस इज 1 kg, दिस इज 2 kg and 2 kg। तो स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग इज गोइंग टू रिमेन 20 न्यूटन, ठीक है। सो आई वांट टू नाउ फाइंड द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स, ऐसा क्वेश्चन पूछा होता है। तो अगर मैं 2 kg का एक्सेलरेशन देखूं, ये वाला, लेट मी राइट इट A, B and C। so एक्सेलरेशन ऑफ B विल बी 0 बिकॉज जस्ट आफ्टर कटिंग भी स्प्रिंग फोर्स वही 20 न्यूटन है जो इस 20 न्यूटन को बैलेंस कर रहा था, तो 20 कैंसिल हो गया, वैसे भी एक्सेलरेशन 0 ही रहेगा इस वाले ब्लॉक बी का, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग। ऑलराइट, व्हाट अबाउट ए एंड सी? नाउ ए एंड सी का अगर मैं एफपीडी बनाऊं तो ए पे क्या लग रहा है, एक तो उसका वेट लग रहा है 10 न्यूटन और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, एंड सी पे खुद का वेट लग रहा है 20 न्यूटन, ऐसा है, राइट। अब इस सिस्टम में एक्सेलरेशन तो निकालना अपने को आता है, आई कैन जस्ट ओपन अप द सिस्टम,
तो यहाँ पे 10 + 20 30 एंड यहाँ पे 20. सो माई एक्सेलरेशन दिस वे, मतलब ऐसे रहेगा एक्सेलरेशन, दोनों का सेम रहेगा ना बिकॉज दे कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. सो एक्सेलरेशन वुड बी 30 - 20 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2 + 1 और 1 + 2 3 kg. So this is going to be the acceleration of A and C. A नीचे रहेगा, C ऊपर जाएगा. ओके, इस तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे. देखिए, अब सपोज ऐसा क्वेश्चन है 1 kg ब्लॉक, 3 kg, 2 kg, 2 kg. इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में है एंड इस स्प्रिंग को कट करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन द स्प्रिंग इटसेल्फ इज कट, its parts instantly go to natural length. इसका रीजन क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने इसको कट कर दिया तो 1 kg एंड 3 kg पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 बन जाएगा. लेट मी राइट इट दिस वे. Its force instantly becomes 0. मैंने अभी इसके पहले क्या बोला था कि the spring force does not instantly change, बट उसमें एक कंडीशन था that the spring itself is not cut. Now the spring को ही कट कर दिया अगर तुमने यहाँ पर, तो उसका फोर्स इमीडिएटली 0 बन जाता है. क्यों 0 बन जाता है? बिकॉज फ्री एंड आ गया ना. फ्री एंड मतलब वहां पे कोई फोर्स नहीं है स्प्रिंग पे, मतलब फिर दूसरे एंड पे भी नहीं होगा फोर्स. सो यहाँ पर अगर फोर्स नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं होगा. मतलब स्प्रिंग फोर्स कितना बन गया? इमीडिएटली 0. ओके, ऑलराइट. तो इसमें मुझे निकालना है जस्ट आफ्टर कटिंग व्हाट विल बी द एक्सेलरेशंस ऑफ ऑल द ब्लॉक्स. लेट मी से दिस इज A, B, C एंड D. ठीक है, सो मैंने इसको कट कर दिया. तभी 3 kg पे स्प्रिंग फोर्स 0 हो गया. नीचे बस कितना बचेगा? 30 न्यूटन वेट. तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? फ्री फॉल करेगा ना वो तो. So the acceleration of C would be 10 m/s² downwards, right? What about acceleration of 1? अब ये स्प्रिंग में कितना फोर्स है? The spring force here initially equilibrium में था, तो initially it was balancing the entire weight of 1 and 3, तो 40 न्यूटन था स्प्रिंग फोर्स. जस्ट आफ्टर कटिंग दिस स्प्रिंग, इस स्प्रिंग को तो नहीं कट किया, तो उस स्प्रिंग का फोर्स इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा, तो उस स्प्रिंग का फोर्स 40 ही होगा. सो 1 kg पे एक ऊपर 40 न्यूटन लग रहा है, नीचे 10 न्यूटन. सो एक्सेलरेशन वुड बी 30 m/s², राइट? व्हाट अबाउट 2 and 2? सो ये दोनों आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, तो आई कैन ट्रीट इट एज वन सिस्टम ऑफ 4 kg. तो ये 2 + 2 उसको मैं एक सिस्टम मान सकता हूँ. उस पे ऊपर नीचे तो 40 न्यूटन लग रहा है उसका वेट, और ऊपर ये फोर्स लग रहा है. अब ये फोर्स क्या है? दिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू दिस स्प्रिंग. ठीक है, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये जो स्प्रिंग, जो फोर्स इस स्ट्रिंग पे लगाता है, वही फोर्स ये स्ट्रिंग इस स्प्रिंग पे लगाएगा, राइट? न्यूटन्स थर्ड लॉ. मतलब ये स्ट्रिंग का टेंशन कितना हो गया? वही 40 न्यूटन हो गया, करेक्ट? तो इस पे 40 न्यूटन, तो इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. कैंसिल हो गया ना फोर्सेस. ऑलराइट, सो 1 विल गो अप विद एक्सेलरेशन 30 m/s² जस्ट आफ्टर कटिंग. 3 will free fall and these will have 0 acceleration. This is all just after cutting. उसके टाइम के बाद तो फिर ये स्प्रिंग का कंप्रेशन, सॉरी एक्सटेंशन वगैरह सब चेंज होगा, तो फिर वैल्यूज वगैरह भी चेंज हो जाएंगे. बट दैट इज, वी विल डील विद सच क्वेश्चंस इन वर्क पर एनर्जी और SHM. ऑलराइट, तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा ऑन द टफर साइड है एज फार एज मेंस लेवल इज कंसर्न. जनरली नहीं आते हैं, बट अगर आ गए तो यू विल बी एबल टू डू इट. देख लो. That's it for today. आज के लेक्चर में we finished Newton's laws. अगली बार हम फ्रिक्शन करेंगे. ये इस लेक्चर में हमने फ्रिक्शन नहीं कवर किया, बट बाकी सब कुछ कवर कर लिया. सो अगली बार हम फ्रिक्शन करेंगे. Make sure, and I'm going to repeat this again, that make sure that you're keeping on sharing these one-shot videos, because the number of views are going to tell me if people are actually interested in this series or not. All right. Remember, if the views drop, these videos stop. ये याद रखना. और कीप शेयरिंग द वीडियोस. दिस इज तुम्हारे बेनिफिट के लिए है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल सी यू एट द टॉप.